गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग वॉइड में किस प्रकार से गोले का लेयर बनाया जाए इस बातों का अध्ययन कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि हेक्सागोनल का जो पैकिंग होता है उसमें एक गोले घिरे होते हैं 6 गोले से, एक गोले घिरे होते हैं 6 गोले से। जैसे ये एक गोला है तो देखिए बगल में एक दिया, इसके बगल में भी एक दिया, यहाँ पे दीजिए बगल में 2 और यहाँ भी दीजिए बगल में 2, बगल में 2 दीजिए। देखिए हमारे हेक्सागोनल पैकिंग का अरेंजमेंट है। अब इसमें एक बात आपको मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि एक गोले घिरे होते हैं 6 गोले से और 6 इसके बीच में एम्प्टी स्पेस होते हैं जिसको हम 6 वॉइड बोलते हैं। और ये वॉइड जो होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर इस वॉइड में आप गोला को रखेंगे तो इसके बगल वाले गोला में नहीं रख पाएंगे, फिर इसमें रखेंगे तो इसमें नहीं रख पाएंगे, इसमें रखेंगे तो इसमें नहीं रख पाएंगे। यानी अल्टरनेट मैनर में एक टाइप का वॉइड रिपीट होता है। अगर एक वॉइड का नाम रखा कि एक्स टाइप का वॉइड है तो उस तरह के बगल में जो वॉइड होंगे उसका नाम रखा जाएगा वाई टाइप का वॉइड है। इसका मतलब इस वॉइड में अगर आप गोला रखेंगे तो इसके बगल में आप नहीं रख पाएंगे, फिर इसमें रखेंगे, फिर इसके बगल में नहीं रख पाएंगे, फिर इसमें रखेंगे, फिर इसके बगल में नहीं रख पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप किसी एक लेयर में अगर गोला अभी रख दिया है, अब इसके ऊपर में अगर हम दूसरा लेयर चढ़ाने की कोशिश करें तो जैसे देखिए ये हेक्सागोनल का पैकिंग है, हेक्सागोनल का यहाँ पे पैकिंग दिया गया है। इसमें एक में अगर गोला रखेंगे तो ठीक इसके बगल वाले में गोला आप नहीं रख पाएंगे। यानी एक्स में अगर हमने गोला रखा, एक्स वॉइड में अगर गोला रखा तो एक्स वॉइड में अगर आप गोला रख देंगे तो वाई वॉइड में आप गोला नहीं रख पाएंगे। फिर से आपको एक्स में आना पड़ेगा, फिर वाई में नहीं रखेंगे, फिर एक्स में रखना पड़ेगा। यानी 6 में से मात्र 3 गड्ढे में गोले रख पाएंगे और 3 गड्ढे में गोले नहीं रख पाएंगे। अब 3 गड्ढे में जब गोले नहीं रख पाएंगे तो देखिए क्या खासियत होता है कि फर्स्ट लेयर के ऊपर अगर हम सेकेंड लेयर डालें तो अगर सेकेंड लेयर में गोला एक्स टाइप के वॉइड में रखे तो वाई टाइप के वॉइड में नहीं रखेंगे, फिर एक्स में रखेंगे, फिर वाई में नहीं रखेंगे, फिर एक्स में रखेंगे, फिर वाई में नहीं रखेंगे। हालांकि हम रखने की कोशिश भी करेंगे ना वाई में तो उसमें उतने बड़े साइज़ के गोले एडजस्ट नहीं हो पाते। ये देखिए हमने रखा और देखिए इधर से गिर गया, रखा और इधर से गिर गया। होता क्या है कि जब आप इस वॉइड में गोला रख देंगे तो इसके बगल वाले में गोला नहीं रख पाएंगे। तो अब देखिए हम गोला यहाँ पर रख रहे हैं। ये जो पहला वॉइड है एक्स टाइप का वॉइड, इसमें मैंने क्या किया, इस पर दूसरा लेयर चढ़ाने की कोशिश किया। तो दूसरा लेयर देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैं चढ़ा चुका हूँ। ये आपका दूसरा लेयर है, ये दूसरा लेयर है। यहाँ भी देखिए दूसरा लेयर है, फिर से देखिए दूसरा लेयर है। तो जैसे ही हम दूसरा लेयर चढ़ाएं कैसे, तो एक्स टाइप का वॉइड में जब हम गोला रखे तो एक्स में रखा गया, वाई में छोड़ा गया, फिर एक्स में रखा गया, वाई में छोड़ा गया, एक्स में रखा गया, वाई में छोड़ा गया और यहाँ भी एक्स में रखा गया है। तो इससे सेकंड लेयर बन गया। जैसे ही सेकंड लेयर बना तो फिर से 2 वॉइड इस पर उत्पन्न हो गया। कैसे, एक तो जो सेकंड लेयर है उसके बीच में एक गोला है, एक वॉइड है। कैसे देखिए ये फर्स्ट लेयर के ऊपर में सेकंड लेयर। तो देखिए फर्स्ट लेयर के इस वॉइड में गोला रखा, इसमें रखा, इसमें रखा, 3 अल्टरनेट में रख दिया। तो देखिए अभी सेकंड लेयर पे भी 2 वॉइड है। कौन कौन? तो एक वॉइड जो कि पुराना वाला वॉइड है जिसमें कि गोला आपने रखा ही नहीं था, वाई टाइप का वॉइड, और एक नया वॉइड जनरेट हो गया इन तीनों गोला के बीच में, ये आपका जेड टाइप का वॉइड। तो अगर आप केस 2 यहाँ से बन रहे हैं, गौर से देखिएगा। फर्स्ट लेयर पे सेकेंड लेयर चढ़ाया तो सेकेंड लेयर में 2 टाइप के वॉइड हैं। एक पुराना वाला वाई है जो कि पहला लेयर का ही है और दूसरा नया वाला जेड बना है। अगर इस नए वाले जेड में आप गोला रख देंगे, नए वाले जेड में गोला रख देंगे तो गोला रखने के बाद इसका ढांचा देखिए वो ऐसे लग रहा है जैसे कि पहले लेयर का जो बीच का गोला है एग्जैक्टली उसके ऊपर में तीसरे लेयर का गोला चढ़ गया है। यानी पहला लेयर एग्जैक्टली तीसरा लेयर से मैच करने लगा। यानी तीसरा लेयर सेकंड पे जब हम तीसरा लेयर चढ़ाने लगे तो एग्जैक्टली उसमें क्या होने लगा, तो पहला लेयर का रिपीटेशन होने लगा, इसी टाइप से रिपीटेशन होने लगा। यानी क्या बन जाएगा, इसका नाम रखे ए तो ये होगा बी, अब फिर क्या हो गया ए, फिर होगा बी, फिर क्या होगा ए। तो मैं कहानी को इस तरह से बोल रहा हूँ कि हेक्सागन के लेयर में 2 टाइप के वॉइड हैं। एक का नाम है एक्स टाइप का वॉइड और एक का नाम है वाई टाइप का वॉइड। किसी एक में, क्योंकि एक्स और वाई जो है वो अल्टरनेट नेचर में है, तो किसी एक में मान लीजिए कि एक्स टाइप के वॉइड में अगर हमने गोला रखा तो एक्स में रखेंगे, वाई में नहीं रखेंगे, एक्स में रखेंगे, वाई में नहीं रखेंगे, एक्स में रखेंगे, वाई में नहीं रखेंगे। ऐसा मैंने काम किया। अब एक्स टाइप के वॉइड में अगर गोला रखा तो उससे जनरेट हो गया सेकंड टाइप का वॉइड।
सेकंड लेयर जनरेट हो गया। अब सेकंड लेयर पे खासियत क्या है, तो सेकंड लेयर पे दो वॉइड है। कौन कौन? एक पुराना वाला वाई जिसमें आपने गोला नहीं रखा था, वो वॉइड तो है ही, और साथ में इन दोनों तीनों, ये जो तीनों गोला बीच में जो ऊपर में रखा है सेकंड लेयर में, उसके बीच में भी एक नया वॉइड जनरेट हो गया है। उस वॉइड का मैंने नाम रखा है जेड टाइप का वॉइड। और अगर आप उस जेड टाइप के वॉइड में गोला रखेंगे, अगर आप उस जेड टाइप के वॉइड में गोला को रख देंगे, इसका मतलब फिर से ये पहला लेयर से मैच करने लगेगा। इसका मतलब फर्स्ट पे मैंने रखा सेकंड लेयर, और सेकंड लेयर में जो दो वॉइड है, एक का नाम वाई जो कि पुराना वाला है, और एक नया वॉइड बना जेड। अगर आप जेड में गोला रखते हैं तब तो ये फिगर जो तीसरा लेयर है वो एग्जैक्टली पहला लेयर से मैच करेगा, यानी इसका पैटर्न हो जाएगा ए बी, और फिर आएगा ए बी, फिर आएगा ए बी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हेक्सागोनल यूनिट सेल में कुछ इसी प्रकार का पैकिंग होता है। तो मैं इसको लिखता हूं, ये आपका एक अरेंजमेंट है, इसको केस 1 बना के लिखेगा। ये आपका वाई टाइप का वॉइड है, और इन तीनों के बीच में ये जो सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर के जो तीन गोले बीच में रखे हुए हैं, ये वाला सेकंड है, ये वाला सेकंड है, ये वाला सेकंड लेयर है। तो इसके बीच में जो यहाँ पे गोले गड्ढे बने हैं, उसका नाम रखा गया जेड टाइप वॉइड। इसका नाम है एक्स टाइप वॉइड, इसका नाम है वाई टाइप वॉइड। अब मैं इसको बात बना के लिखता हूं, कैसे देखिएगा। केस फर्स्ट करते हैं, इसमें लिखते हैं इन फर्स्ट लेयर, लिखते हैं इन फर्स्ट लेयर ऑफ हेक्सागोनल unit cell, in first layer of hexagonal unit cell, two types of void, दो प्रकार के void, ब्रैकेट में लिखेंगे x टाइप एंड y टाइप आर प्रेजेंट। हेक्सागोनल यूनिट सेल में दो प्रकार के वॉइड होते हैं, एक का नाम रखा गया एक्स टाइप का वॉइड और दूसरे का नाम रखा गया वाई टाइप का वॉइड। अगर फर्स्ट लेयर पे हम सेकंड लेयर चढ़ाएं और गोला को अगर एक्स टाइप के वॉइड में रखें, तो गोला अल्टरनेट में जाएगा, यानी एक्स में जाएगा वाई में नहीं जाएगा, एक्स में जाएगा वाई में नहीं जाएगा, एक्स में जाएगा वाई में नहीं जाएगा, कुछ ऐसा कहानी हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है, इफ second layer placed over first layer, if second layer placed over first layer, in X type void, then two new voids generated in second layer। लाइन कहा गया, अगर सेकंड लेयर रखा जाए फर्स्ट लेयर पे, फर्स्ट लेयर के किस जगह में, तो एक्स टाइप के वॉइड में, तब दो नया प्रकार का वॉइड सेकंड लेयर में जनरेट होता है। और दो नया प्रकार का कौन होता है, तो दो नया नहीं होता है, हालांकि कहने के लिए हम लोग बोलते हैं कि दो वॉइड आता है। कौन कौन? एक तो पुराना वाला वाई जिसमें आपने गोला नहीं रखा था, वो वॉइड अभी बचा ही है, और एक नया वाला जो तीनों गोला के बीच में जो बना है वो जेड टाइप का वॉइड, वो एग्जैक्टली नया बना है। तो कौन कौन है, तो इसके ब्रैकेट में यहां पे लिख देते हैं वाई टाइप एंड जेड टाइप, वाई टाइप एंड जेड टाइप। अब दो कहानी बनती है, एक तीसरा लेयर अगर हम इस पे चढ़ाएं, तो तीसरा लेयर चढ़ाने के लिए दो टाइप के वॉइड हैं। अगर आप जेड टाइप के वॉइड में अगर तीसरा लेयर डालते हैं,
तब तो वो तीसरा लेयर एग्जैक्टली इसी पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा। कहने का मतलब ये फर्स्ट लेयर पे एग्जैक्टली मैच करेगा, फर्स्ट लेयर पे मैच करेगा। इसका मतलब पहला लेयर को बोले ए तो फिर से आ गया बी, अब फिर से तीसरा लेयर जो है वो फर्स्ट लेयर से मैच करेगा, मतलब फिर से आ जाएगा ए, यानी ए के बाद बी लेयर आया, बी के बाद फिर से ए आ जाएगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, इस टाइप का अरेंजमेंट हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यहां पे ये बन रहा है कि तीसरा लेयर अगर आप जेड टाइप के वॉइड में गोला रखते हैं तो वो गोला एग्जैक्टली पहले लेयर से मैच करेगा, यानी पहले लेयर से मैच करेगा। इसका मतलब ए बी ए बी ए बी आ जाएगा, मतलब हर तीसरा लेयर पहले लेयर से मैच करेगा, ऐसा हो जाएगा। इफ थर्ड लेयर प्लेस्ड ओवर सेकेंड लेयर, कैसे हो जाएगा? थर्ड लेयर को रखा जाए सेकेंड लेयर पे, इसी टाइप का पहला लेयर पे मैच कर जाएगा। सेकेंड लेयर इन जेड टाइप void, then this layer overlap over first layer, that is अर्थात थर्ड लेयर is similar to फर्स्ट लेयर। थर्ड लेयर जो होता है वो सिमिलर होता है किसके? फर्स्ट लेयर के। Hence, atoms follow AB and so on type arrangement, AB टाइप अरेंजमेंट। और AB टाइप अरेंजमेंट फॉलो करता है कौन? हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग, हेक्सागोनल यूनिट सेल। लास्ट लाइन है, ऐसे लिख देंगे, दिस AB टाइप अरेंजमेंट, this AB type arrangement follow hexagonal unit cell। यह जो AB टाइप का अरेंजमेंट है वो कौन फॉलो करता है? हेक्सागोनल यूनिट सेल फॉलो करता है। देखिए पूरी कहानी केस 1 का ये है, केस 2 में भी इसी से मिलता जुलता होगा, बस थोड़ी सी पैटर्न बदल जाएगी कि अगर फर्स्ट लेयर हेक्सागोनल का यूनिट सेल में दिया जाए तो उसमें दो प्रकार के वॉइड जनरेट होते हैं, एक होता है एक्स टाइप का वॉइड और वाई टाइप का वॉइड। और ये आपको पता है कि एक्स और वाई एक दूसरे के अल्टरनेट में होते हैं, पिछले वीडियो मैंने बताया था। अगर सेकंड लेयर रखा जाए फर्स्ट लेयर पे एक्स टाइप के वॉइड में, तब दो नए प्रकार के वॉइड जनरेट होते हैं सेकंड लेयर में। कौन कौन? वाई टाइप जो कि पुराना वाला है, और जेड टाइप जो कि ऊपर के सेकंड लेयर के तीनों गोला के बीच में आता है, मतलब नया वाला वॉइड है। अब बोल रहा है यदि थर्ड लेयर रखा जाए सेकंड लेयर पे जेड टाइप के वॉइड में, तब जो ये लेयर बनेगा वो एग्जैक्टली ढकेगा किसको? पहला लेयर को। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यह तीसरा लेयर जो होता है वो समान हो जाता है किसके? तो पहले लेयर के। तीसरा पहले से सिमिलर हो जाएगा, यानी 1 2 3। देखिए तीसरा पहले से सिमिलर हुआ तो 1 2 3, तो तीसरा जगह तीसरा पे ए आ गया, पहला पे ए था इसलिए तीसरा पे भी आया। तो बोल रहा है दैट इज अर्थात थर्ड लेयर सिमिलर टू फर्स्ट लेयर, अर्थात ये जो तीसरा लेयर है वो पहला लेयर से सिमिलर होगा। हेंस अतः एटम्स फॉलो, एटम किसको फॉलो करता है? तो ए बी टाइप अरेंजमेंट को। और यह ए बी टाइप अरेंजमेंट जो होता है वो फॉलो होता है किस में? तो हेक्सागोनल यूनिट सेल में। ये केस 1 की कहानी है, इसको मिटा देते हैं। अब केस 2 की कहानी बोलते हैं। चलिए लिख लिए होंगे, इसको मिटा रहे हैं। अब हम इसी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करेंगे, इसी में लिखेंगे केस 1 के बजाय केस 2 लिखेंगे।
और केस 2 में खासियत क्या रहेगा कि दूसरा लेयर जो आप चढ़ाए थे, तो इस दूसरा लेयर में आपने जो गोला रखा था वो किस में गोला रखा है, तो गोला रखा गया था जेड टाइप के वॉइड में। लेकिन अब जो तीसरा लेयर चढ़ाएंगे तो उस तीसरा लेयर में गोला कहाँ रखेंगे, वाई टाइप के वॉइड में। तो वाई टाइप के वॉइड में जैसे ही गोला रखेंगे तो एक नया लेयर बन के तैयार होगा। कैसे, मैं बताता हूं। इसको मिटा दिया जाए। अगर तीसरा लेयर चढ़ाया जाए सेकेंड लेयर पे वाई टाइप के वॉइड में, देन न्यू थर्ड लेयर जनरेट्स, तब एक नया तीसरा लेयर जनरेट होता है। ज़रा फिगर में भी मैं सुधार करूं तो ये तीसरा लेयर हमारा डॉटेड वाला था। देखिए डॉटेड वाला मिटा दिया, मतलब तीसरा लेयर मिटा दिया। पहला लेयर आपको दिख रहा है फर्स्ट लेयर, तो ये हेक्सागोनल है। सेकंड लेयर में क्या है, तो एक्स टाइप के वॉइड में 3 गोला, ये गोला, ये गोला, ये गोला सेकंड लेयर में है। थर्ड लेयर कहाँ डालेंगे, वाई टाइप के वॉइड में। तो वाई टाइप के वॉइड में अगर आप गोला रखेंगे तो ऐसा आ जाएगा, ऐसा आएगा। मतलब इसको डॉट कर दीजिए तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। डॉटेड लाइन, देखिए तीसरा लेयर डालेंगे वाई टाइप के वॉइड में, ऐसा। फिर से तीसरा लेयर डाला जाएगा वाई टाइप के वॉइड में। अब देखिए डॉटेड लाइन जो है वो तीसरा लेयर को बता रहा है। तो डॉटेड लाइन आपको बता रहा है थर्ड लेयर को। अब एक बात देखिए, तो तीसरा लेयर बना नया टाइप का। पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा बन गया सी, तीसरा नया बना। लेकिन अब देखिए तीसरा लेयर आपने जैसे रखा ना, तो बीच में यहाँ पे खाली जगह बन गया जो कैसा है, तो एग्जैक्टली जेड टाइप का वॉइड बन गया। तो अब अगर इसमें अगर आप गोला रखेंगे, यानी चौथा लेयर अगर चढ़ाएंगे तीसरा लेयर पे, तो एग्जैक्टली वो गोला बीचों बीच में आ जाएगा। यानी किससे मैच करेगा, तो जो पहला लेयर का बीच वाला गोला है उस पर एग्जैक्टली ये गोला आके अटक जाएगा। यानी अब जो चौथा लेयर होगा वो एग्जैक्टली पहला लेयर से मैच करेगा। तो चौथा पहले से मैच करेगा, तो पहला लेयर अगर हुआ ए, दूसरा हुआ बी, तीसरा हुआ सी, तो चौथा जो है वो पहला से मैच करेगा। 1 2 3 4, तो चौथा जो है पहला से, तो पहला पे ए तो चौथा पे भी क्या होगा, ए। इसका मतलब आ जाएगा ए बी सी, और फिर आ गया ए तो अब आएगा बी सी, फिर आएगा ए तो फिर आएगा बी सी। यानी ए बी सी टाइप का अरेंजमेंट हो जाता है। और ए बी सी टाइप का अरेंजमेंट तब होगा जब आप थर्ड लेयर जो चढ़ाए हैं, थर्ड लेयर, तो थर्ड लेयर में जो गोला रखे हैं वो जेड में नहीं, जेड में रखेंगे तो हेक्सागोनल में जाएगा ए बी, और अगर वाई में रख देंगे तो नया बन जाएगा। तो जो चौथा लेयर आएगा तीसरा लेयर पे, तो वो आ जाएगा पहले जैसा। तो लाइन यही बता रहा है कि ए न्यू थर्ड लेयर जनरेटेड इफ अगेन, अगर फिर से फोर्थ लेयर प्लेस्ड over third layer, a fourth layer placed over third layer, then अगर चौथा लेयर चढ़ाया जाए तीसरा लेयर पे, it is similar to first layer, hence structure follow ABC type arrangement
स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, ABC ABC टाइप अरेंजमेंट। और आपको पता है कि यह ABC ABC अरेंजमेंट कौन फॉलो करता है, FCC। तो लाइन लिख रहा हूं, दिस ABC ABC टाइप अरेंजमेंट, ABC ABC टाइप अरेंजमेंट फॉलो FCC यूनिट सेल। चलेगा लाइन। देखिए पुराना वाला लाइन में ही थोड़ा सा जोड़ा गया है कि पहला लेयर हेक्सागोनल यूनिट सेल का जो होता है उसमें दो प्रकार के वॉइड होते हैं, एक्स और वाई टाइप का वॉइड। अगर दूसरा लेयर रखा जाए पहला लेयर पे एक्स टाइप के वॉइड में, तो दो नया वॉइड जनरेट होता है। कौन कौन, सेकंड लेयर में दो नया वॉइड जनरेट हो जाएगा, एक तो वो पुराना वाला वाई है और एक नया वाला जेड है। तो अगर नया वाला जेड में अगर आप गोला रखेंगे तब तो हो जाएगा ए बी ए बी, और अगर वाई में रखेंगे तो एक नया फिर से लेयर तैयार हो जाएगा, तीसरा। तो बोल रहा है इफ थर्ड लेयर प्लेस्ड ओवर सेकंड लेयर इन वाई टाइप ऑफ वॉइड, अगर दूसरा लेयर पे जो वाई टाइप का वॉइड है उसमें अगर तीसरा लेयर चढ़ाया जाए तब एक नया तीसरा लेयर तैयार हो जाएगा। यदि पुनः चौथा लेयर रखा जाए तीसरा लेयर पे, तब यह जो लेयर है तीसरा चौथा वो एग्जैक्टली पहला लेयर से मैच करेगा, अतः स्ट्रक्चर फॉलो करेगा किसको, तो ABC ABC टाइप अरेंजमेंट को। और यह ABC ABC टाइप का अरेंजमेंट किस में होता है, FCC यूनिट सेल में होता है। तो ये बातें आप वॉइड की बातें आप समझ चुके हैं। इसके बाद एक छोटा सा बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, मिटा दिया जाए। यहां पे इन है, इन नोट कर लिए, मिटा दिया जाए। चलिए अब क्यूबिक यूनिट सेल में अगर देखा जाए देखिएगा, अब मैं क्यूबिक यूनिट सेल में आपको बता रहा हूं कि क्यूबिक यूनिट सेल में क्या कहानी होती है। हेडिंग डालेगा, क्यूबिक यूनिट सेल का कुछ पॉइंट बचा हुआ है मेरे पास। क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूब। तो अगर क्यूब के बारे में देखा जाए तो देखिए ये लिखा, और देखिए फिर से ये क्यूबिक यूनिट सेल है। इसमें आप एक बात गौर से देखिए, इसमें हम इस एज को बोलते हैं ए, इसकी भुजा की लंबाई, यहाँ से यहाँ जो लंबाई है इसको बोलते हैं ए, इस चौड़ाई को बोलते हैं बी, और इस ऊंचाई को बोलते हैं सी। इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल है ये और ये के बीच में जो एंगल है इसका नाम रखें अल्फ़ा। इसके और इसके बीच में जो एंगल है इसका नाम रखें बीटा, और इसके बीच में जो एंगल है इसका नाम रखा गया गामा। अब देखिए ये ABC लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसको आप बेसिस वेक्टर भी बोल सकते हैं, या एक्सियल डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, या एज लेंथ भी बोल सकते हैं। बेसिस वेक्टर बोले, या एक्सियल डिस्टेंस बोले, या एज लेंथ बोले, कौन, तो ABC। अल्फ़ा बीटा गामा जो होती है उसको आप एक्सियल एंगल बोलते हैं, मतलब एक्सिस के बीच में एंगल, या ये ज़मीन का फेस है और ये खड़ा हुआ फेस है तो मतलब फेस के बीच में एंगल, इसलिए बोलते हैं इसको इंटरफेशियल एंगल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या चीज़,
इसका फिगर बनाने के बाद बेसिस वेक्टर या एक्सियल लेंथ, या इसी को आप लिख सकते हैं एज लेंथ, और ये कौन है तो ए है, बी है, सी है। अब एक्सिस के बीच में एंगल है, इसको आप बोल सकते हैं एक्सियल एंगल, या इसी को बोल सकते हैं इंटर फेशियल एंगल। कौन कौन है तो अल्फा है, बीटा है और गामा है। अब देखिए टोटल पैरामीटर हमारे हो गए 6। टोटल पैरामीटर 6 है। कौन तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये 3 पैरामीटर हुआ, और अल्फा, बीटा, गामा, ये 3 एंगल हुआ। मतलब समझिए ना, एक्स वाई एक्सिस के बीच में एंगल, वाई जेड एक्सिस के बीच में एंगल, जेड एक्स एक्सिस के बीच में एंगल। 3 तरह से एंगल आप लिए होंगे। वेक्टर को 3D में अगर तोड़ते होंगे कंपोनेंट में, तो वहाँ पे आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ऐसा आप ड्रॉ करते हैं, तो वही बातें हैं। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये मान लीजिए वाई एक्सिस, ये मान लीजिए जेड एक्सिस। तो 2 एक्सिस के बीच में एंगल, इसलिए नाम हुआ एक्सियल एंगल। या फेस के बीच में एंगल है, ये खड़ा वाला फेस है, ये परा वाला फेस है, इसलिए इसके बीच में एंगल है, तो इसका नाम हुआ इंटरफेशियल एंगल। टोटल पैरामीटर 6 हो गए हैं। अब इस पैरामीटर को हमें चेंज करना है। मान लीजिए कभी आपने सारे भुजा की लंबाई बराबर कर दिया, तो एक आकृति बन जाएगा। कभी लंबाई ज़्यादा कर दिए, चौड़ाई कम कर दिए, ऊंचाई और कम कर दिए। कभी लंबाई 2 सेंटीमीटर, कभी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, कभी ऊंचाई 17 सेंटीमीटर, एक आकृति बन जाएगा। कभी एक एंगल 20 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री, एक एंगल 76 डिग्री, एक आकृति बन जाएगा। कभी एक एंगल 120 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, तीसरा 70 डिग्री, तो कुछ और आकृति बन जाएगा। इस तरह से अगर कॉम्बिनेशन बोला जाए कि 3 साइड और 3 एंगल के बीच में कॉम्बिनेशन करा करके आप कितने प्रकार के आकृति को बना सकते हैं, कितनी प्रकार के डिजाइनिंग आप बना सकते हैं, कितना ढांचा तैयार कर सकते हैं, तो ऐसे ढांचा तैयार करने के इनफाइनाइट तरीके होते हैं। मतलब इनफाइनाइट प्रकार के यूनिट सेल होते हैं। इस 6 पैरामीटर का मतलब ये जो इंटरफेशियल एंगल है और ये जो हमारा बेसिस वेक्टर है, इस बेसिस वेक्टर और इंटरफेशियल एंगल का टोटल इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसका मतलब इनफाइनाइट टाइप के यूनिट सेल का फॉर्मेशन हो सकता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी एंगल किसी और एंगल को ज़्यादा कर देंगे, बोल देंगे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 50 डिग्री, 76 डिग्री, 80 डिग्री, 72 डिग्री, 103 डिग्री। तो इस टाइप से बहुत सारे टाइप के आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अगर एज लेंथ का ही बात किया जाएगा, 3 एज लेंथ है तो 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, कभी 30 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से आप लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ढेर सारे तरीके से बदल सकते हैं, और इंटरफेशियल एंगल भी आप ढेर सारे तरह से बन सकते हैं। इसका मतलब इनफाइनाइट टाइप के कॉम्बिनेशन यहाँ पे पॉसिबल है। तो इस 6 पैरामीटर में टोटल इनफाइनाइट टाइप के कॉम्बिनेशन पॉसिबल होते हैं, जिसमें से हम लोग मात्र 7 टाइप के कॉम्बिनेशन को यहाँ पे लिखते हैं। तो मैं एक लाइन लिखता हूँ नीचे, ये आकृतियाँ बना लीजिएगा, उसके नीचे लाइन लिखिएगा, there can be infinite types of combinations between between 6 parameters। यहाँ पे इनफाइनाइट टाइप के कॉम्बिनेशन पॉसिबल होते हैं इस 6 पैरामीटर में। 6 पैरामीटर क्या है तो ए, बी, सी और अल्फा, बीटा, गामा। 3 आपका उसमें से बेसिस वेक्टर है और 3 क्या है इंटरफेशियल एंगल है। तो इस तरह से 6 पैरामीटर में इनफाइनाइट टाइप के कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। वी स्टडी we mainly study about 7 types of crystal system, only 7
7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। हम लोग मेनली मुख्य रूप से 7 ही प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव अगर बोल दिया जाए कि बताइए टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं, तो देखिए कहने के लिए इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन हम लोग 7 ही प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम का नाम जानते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। तो अगर बोला जाए टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितना होता है तो 7, और ब्रेविस नाम के आदमी ने इस 7 क्रिस्टल सिस्टम को पुनः 14 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, 14 भागों में बांट दिया, इसलिए उस 14 टाइप्स का नाम पड़ता है ब्रेविस लैटिस, या उसी को आप बोल सकते हैं कि क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। लैटिस शब्द लगा रहेगा तो ब्रेविस के लिए चला जाता है। तो मैं उस दोनों लाइन को पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको नीचे लाइन लिखिएगा, क्या चीज़, क्रिस्टल सिस्टम 7, स्पेस लैटिस, या इसी को आप बोलते हैं ब्रेविस लैटिस। तो इसकी संख्या कितनी होती है, 14। इसको ध्यान रखिएगा। क्रिस्टल सिस्टम टोटल 7 होते हैं, और स्पेस लैटिस या ब्रेविस लैटिस, या इसी को लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस इसी को बोलते हैं। तो वो कितना हो जाएगा, 14। स्पेस लैटिस बोलो, ब्रेविस लैटिस बोलो, या क्रिस्टल लैटिस बोलो, लैटिस शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब ये 14 है। और क्रिस्टल सिस्टम की बात किया जाए तो टोटल 7 सिस्टम है। तो 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो, सॉरी इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन पॉसिबल होते हैं इस 6 पैरामीटर से, लेकिन हम लोग 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम का नाम देखते हैं। और ब्रेविस नाम के आदमी ने इस 7 सिस्टम को फिर से 14 पार्ट में डिवाइड किया, इसलिए ब्रेविस लैटिस की संख्या कितना हो गया, 14 हो गया। मैं एक चार्ट बनाता हूं, हालांकि वो चार्ट आसानी से याद किया जाता है, टेक्निक से उसको याद भी किया जा सकता है, लेकिन आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिएगा उस चार्ट को 1-2 बार बनाने की। उसे याद करवाने में सामने में रहता है तो उसको याद करने का ट्रिक दिया जाता है, और उसे आसानी से सारे सिस्टम दिखा दिखा के सारे के बीच में रिलेशन याद रखा जाता है। लेकिन आप तो सामने में हो नहीं, इसलिए याद आपको खुद ही करना पड़ेगा। क्रिस्टल सिस्टम सबसे पहले लाइन में लिखा जाए, क्रिस्टल सिस्टम, इसमें रखा गया, एक में रखा गया क्रिस्टल सिस्टम। दूसरा है स्पेस या ब्रेविस लैटिस। कौन कौन स्पेस या ब्रेविस लैटिस है ये दिखा जाएगा, और इसमें टोटल ब्रेविस लैटिस बोला जाएगा, ये बोला जाएगा। और फिर से इसमें ले लीजिए बेसिस वेक्टर, और इसमें ले लीजिए इंटरफेशियल एंगल। ये आपका टोटल क्रिस्टल सिस्टम का डायग्राम बन जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान करना पड़ता है, होता है आसान, लेकिन आपको याद रहेगा तभी तो आसान बनेगा। अब देखिए 7 क्रिस्टल सिस्टम होता है, इसको सबसे पहले हम लोग 7 भागों में बांट देते हैं। तो ये मान लीजिए ऐसा 7 भागों में बांटने के लिए एक पार्ट हो गया, फिर से ये रखा 2, फिर से ये रखा 3 पार्ट रख दिया। उसके बाद 4, 5, 6, 7। अब इसको ऐसे कर दीजिए तो एग्जैक्टली आसानी से हो जाएगा। 7 भागों में सबसे पहले लिख दिए। अब इधर भी आसानी से कर सकते हैं।
ऐसे लिख दिया। अब आप क्या कीजिए, 1 से 7 तक लिख दीजिए। तो सबसे पहले 1 यहाँ लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया। याद रखिएगा, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही टेक्निक से कोशिश कीजिएगा याद करने का। कुछ चीज़ें इसमें याद भी रखने पड़ते हैं। सबसे पहले पोजीशन पे याद रखिएगा क्यूब। सबसे पहले पोजीशन पे क्या याद रखेंगे, क्यूब। और आप जानते हैं कि क्यूब के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं और सारे एंगल भी बराबर होते हैं, और वो एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री का होता है। आप जानते हैं इसको, क्यूब आप जानते हैं। ये देखिए क्यूब है, क्यूब के सभी भुजा जितना लंबाई है उतना ही चौड़ाई है और उतना ही ऊंचाई है, सभी भुजा आपस में बराबर है, और सारे एंगल सब परा पे खरा, परा पे खरा, परा पे खरा, तो सारे एंगल भी कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। तो क्यूब की सबसे बड़ी खासियत होती है कि क्यूब के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं और उसके एंगल कितने डिग्री, 90 डिग्री के होते हैं। ये बात आप जानते हैं। फिर से देखिए, सबसे पहले पोजीशन पे आप रखेंगे क्यूब। तो 1 लिख दीजिएगा, और 1 लिखने के बाद आप लिखिएगा क्यूब। हो गया। 1 लिखने के बाद क्या लिख देंगे, क्यूब। खत्म हो गया कहानी। अब 1 के बाद डायरेक्ट आएगा 6 पे। 6 का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में, हेक्स। 6 का मतलब क्या होता है, हेक्स। तो 6 को रखेंगे हेक्सागोनल। याद रखिएगा, इस क्यूबिक सिस्टम में 5 और 2 नाम का चीज नहीं होता है। 5 मतलब पेंटा नहीं होता है, और 2 का मतलब डाई या बाई नहीं होता है। 5 या 2 नाम का चीज नहीं होता है। सबसे पहले पोजीशन पे क्या रहेगा, क्यूब। छठे पोजीशन पे क्या रहेगा, हेक्सागन। अब फिर से देखिए, जैसे ऊपर आए वैसे नीचे आए, फिर से ऊपर जाएंगे, फिर से नीचे आएंगे। आप जानते हैं ये बात, ऊपर नीचे। सबसे पहले ऊपर में क्यूब, उसके बाद क्या लिखेंगे, हेक्सागन। तो ऊपर नीचे, आप फिर जाएंगे ऊपर। तो अब देखिए, 5 और 2 नाम की चीज होता नहीं है, तो क्या होगा, 6 तक आ चुके हैं, 6 के नीचे होगा 5। अब 5 नाम का चीज होता नहीं है, तो 5 से पहले कौन होगा, 4। 4 मतलब क्या होता है, टेट्रा। तो देखिए, सबसे पहले पोजीशन पे लिखेंगे क्यूब, उसके बाद आएंगे हेक्सागन, और फिर ऊपर जाएंगे तो 6 के कम क्या होता है, 5। 5 होता नहीं है तो क्या होगा, 4। 4 को बोलते हैं टेट्रा, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रागोनल। 2-3 बार लिखेंगे मेरे साथ तो याद हो जाएगा। सबसे पहले क्यूब, उसके बाद छठा पे हेक्सागन, फिर से ऊपर टेट्रागन, क्योंकि 5 तो होता नहीं है। अब 4 से कम क्या होता है, 3। तो अब देखिए, ऊपर नीचे, तो अब क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल। देखिए, सबसे पहले क्या लिखे थे, क्यूब, उसके बाद क्या लिखे, हेक्सागोनल, उससे बाद क्या लिखे, टेट्रागोनल, फिर से क्या लिखे, ट्राइगोनल। अब देखिए, ट्राइगोनल का ही दूसरा नाम होता है रोम्बोहेड्रल, और ट्राइगोनल का ही दूसरा नाम क्या होता है, रोम्बोहेड्रल। ऐसा। अब देखिए, इतना तो याद हो गया। सब 1 2 3 4 5 6 7 कर दिए। सबसे पहले क्यूब, छठा में हेक्सागोनल, फिर से ऊपर टेट्रागोनल, फिर से नीचे ट्राइगोनल। अब देखिए, हेक्सा के नीचे है ट्राई, तो हेक्सा के ऊपर भी ट्राई। हेक्सा के नीचे है ट्राई, तो हेक्सा के ऊपर भी ट्राई। याद होगा आपको, एक शैम्पू आती है जिसका नाम होता है क्लिनिक प्लस, याद है क्या। तो वही हेक्सा के नीचे है ट्राई, तो हेक्सा के ऊपर भी ट्राई, तो यहां पे लिखे ट्राई और ट्राई। और याद है ना, शैम्पू का नाम क्या था, क्लिनिक प्लस, तो इसका नाम होता है ट्राई क्लिनिक, याद होगा। अब ट्राई से ऊपर क्या होगा, 3 से कम क्या होगा, 2। लेकिन आपको पता है कि 2 और 5 नाम का चीज इस 7 क्रिस्टल सिस्टम में नहीं होता है। तो 2 नहीं होता है तो डाई होगा, डाई नहीं होगा, बाई नहीं होगा। तो अब 2 से कम क्या होगा, 1। तो 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 को बोलते हैं मोनो। और शैम्पू का नाम क्या होता है, क्लिनिक प्लस, तो लिख दिया क्लिनिक, तो इसका नाम हो गया मोनोक्लिनिक। और एक लास्ट में आता है, उसका नाम आप याद रखिएगा, इसका नाम होता है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक। देखिए, याद कैसे करेंगे, इसको आप 2-3 बार लिखेंगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। उसको लिखेंगे सबसे पहले क्यूब, फिर से हेक्सागोनल, फिर से टेट्रागोनल, फिर से ट्राइगोनल, और उसके बाद हेक्सा के नीचे ट्राई, तो हेक्सा के ऊपर भी ट्राई, तो ऊपर में रहेगा ट्राई, लेकिन शैम्पू का नाम क्लिनिक, तो आ जाएगा ट्राई क्लिनिक, और उससे ऊपर मोनोक्लिनिक, और सबसे अंत में ऑर्थोरोम्बिक। ऐसा हो जाएगा। अब देखिए, क्यूब के बारे में आप जानते हैं क्या चीज, तो क्यूब के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। ये तो आप जानते हैं
क्यूब के सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और क्यूब के सभी एंगल भी आपस में बराबर होते हैं, और उसका वैल्यू कितना डिग्री होता है, तो 90 डिग्री के आसपास। तो कहने का मतलब क्यूब के सभी भुजा आपस में बराबर है, तो लिख दिया ए बराबर बी बराबर सी, और सभी एंगल बराबर होते हैं, तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। काम खत्म हो गया। अब देखिएगा अगला कैसे लिखेंगे। जो सबसे ऊपर है वही सबसे नीचे है, जो सबसे ऊपर है वही सबसे नीचे है, तो ऊपर में है ए बराबर बी बराबर सी, तो नीचे में भी क्या होगा, ए बराबर बी बराबर सी। जो सबसे ऊपर है वही सबसे नीचे है, इसका मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। लेकिन आप ही बताइए, अगर एग्जैक्टली सारा ऊपर वाला सारा नीचे हो जाएगा तो इसका भी नाम तो क्यूब ही हो जाएगा, लेकिन इसका नाम क्यूब नहीं, इसका नाम क्या है, ट्राइगोनल। इसका मतलब यहां पे सब कुछ बराबर आप कर देंगे तब तो फिर ये सातवां आया क्यों, पहला में ही सब कुछ खत्म हो गया। तो इसमें खासियत क्या होता है कि इसमें अल्फा बीटा गामा बराबर तो होता है और ये 90 के बराबर होता है, लेकिन यहां पे अल्फा बीटा गामा बराबर तो होगा लेकिन ये 90 के बराबर नहीं होगा, मतलब यहां पे कट करना पड़ेगा। चलेगा, इस तरीके से याद रखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्यूब, उसके बाद हेक्सागोनल, उसके बाद टेट्रागोनल, फिर से ट्राइगोनल, और उसके बाद क्या करेंगे, हेक्सा के नीचे है ट्राई तो हेक्सा के ऊपर भी ट्राई, लेकिन ट्राई में क्या लगेगा, शैम्पू का नाम क्लिनिक, तो आ जाएगा ट्राई क्लिनिक, उससे ऊपर मोनोक्लिनिक, और लास्ट में हमारा क्या आएगा, ऑर्थोरोम्बिक, ऐसा बन जाएगा। अब देखिए, दो डिजाइन को आपने बना दिया है। अब हेक्सागन में आइए। हेक्सागन की आकृति अगर आपको पता हो तो हेक्सागन में आप जानते हैं, देखिए हेक्सागन में ऐसे बनाए थे, हेक्सागोनल यूनिवर्सल, याद है क्या? अच्छा, उधर दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, यहां पे मैं बना के दिखाता हूं। और इसी डिजाइन का और ऐसे 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 बनाते हैं हेक्सागोनल। तो इसमें क्या है, देखिए जितना लंबाई है उतना ही चौड़ाई है, लेकिन ऊंचाई उसका अलग है, ज़्यादा है थोड़ा। तो इसका मतलब दो भुजा बराबर होगा, लंबाई चौड़ाई बराबर होगा, तो हेक्सागन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई बराबर, यानी ए बराबर बी होगा, लेकिन ऊंचाई बराबर नहीं होगा, तो बराबर नहीं सी। ऐसा हो गया। अब देखिए इसके एंगल, ये एंगल कितना डिग्री होंगे, तो बताइए, ये हेक्सागन है तो इसके एंगल कितना डिग्री होंगे, ऐसे हैं। तो देखिए ना, आप इसको कॉमन सेंस सोचिए, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये तीनों मिला के 360, तो तीनों मिला के 360, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा, 120 होगा। तभी तो देखिए ना, ये हेक्सागन बन चुका है, इसका मतलब ये एंगल कितना, 120 डिग्री। और दो एंगल देखिए, हेक्सागन में हवा में बना के दिखाता हूँ, यहाँ तो आप नहीं देख सकते हैं, समझ में थोड़ी सी असुविधा होगा, लेकिन फिर भी समझिए। देखिए हेक्सागन में बना रहा हूँ, ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए, तो यहाँ एक कोना, यहाँ दो कोना, 3 हो गया, फिर यहाँ दो कोना, 5 हो गया, यहाँ एक कोना, 6 हो गया। फिर ऐसा है आकृति नीचे में दीजिए, ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ एक कोना, यहाँ दो कोना, 3 हो गया, यहाँ दो कोना, 5 हो गया, यहाँ एक कोना, 6 हो गया। सब कोना को कोना से एक डंडा से मिलाइए, कोना को कोना को डंडा से मिलाइए, कोना को कोना को डंडा से मिलाइए, और क्या कीजिए, जैसा जैसा फेस है वैसा वैसा आप शीशे का कटिंग कीजिए। तो एक शीशा ऐसा लग जाएगा हेक्सागन पे, एक शीशा नीचे से लग जाएगा, एक शीशा ऐसे लग जाएगा, और एक शीशा ऐसे लग जाएगा, ऐसे मतलब ऐसे लगेगा, और फिर से एक शीशा आगे से रहेगा और एक शीशा पीछे से रहेगा। फिर यहाँ पे तो ऐसे होना है, तो एक शीशे का टुकड़ा ऐसे और एक शीशे का टुकड़ा ऐसे हो जाएगा। अब इसमें एंगल आप सोचिए, यहाँ जो हेक्सागन ऐसे जा रहा है तो ये एंगल कितना डिग्री है, 120 डिग्री। अच्छा, ये वाला है परा और यहाँ है ऐसे जो है, तो ऐसे में आप देख सकते हैं इसकी आकृति ऐसे, कुछ ऐसे भी सोच सकते हैं। कैसे दिखाया जाए, तो कोई कॉपी लिया जाए ऐसे, कोई मान लीजिए असाइनमेंट दिया है, इस असाइनमेंट में हेक्सागन ऐसा था, ये ऐसा है तो ऐसा ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। अब देखिए इसमें ये वाला एंगल कितना डिग्री है, 120 डिग्री, और ये वाला है परा और ये वाला है खरा, ये परा और ये वाला है खरा, तो परा पे खरा कितना डिग्री, 90 डिग्री, और यहाँ भी परा यहाँ भी खरा, कितना डिग्री, 90 डिग्री। थोड़ा सा असुविधा हो रहा होगा देखने में, तो ये एंगल 90 डिग्री, यानी हेक्सागन में दो एंगल होता है, अल्फा और बीटा, ये दोनों कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, और गामा कितना डिग्री होता है, गामा होता है आपका 120 डिग्री, ऐसा ये आ जाएगा। अब देखिए यहां से अब इसको कटिंग करना है, कैसे, देखिए इसको आप 3 बार रिपीट कर दीजिए, समझिएगा तरीका।
इसको 3 बार रिपीट कीजिए। तो एक बार तो हो चुका है, दूसरा बार कीजिए। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, हो गया 2 बार। एक बार और रिपीट कीजिए, आ जाएगा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, हो गया तीसरा बार। रुक जाइए, अब इसको एक एक बार काटिए। तो अभी तीनों भुजा बराबर है, इसमें a बराबर b, इसको एक बार काटना है, काट दिए एक बार, लाइन समझ गए। और फिर से एक बार और काटिए, तो a बराबर नहीं b बराबर नहीं c, अब कट गया। जब तीनों कट गया तो इसको 3 बार रिपीट कर दीजिए। जब तीनों कट गया तो इसको 3 बार रिपीट कर दीजिए। तो 3 बार रिपीट करेंगे तो एक बार तो ये खुद है, दूसरा बार कीजिए इसी को रिपीट। तो a बराबर नहीं b बराबर नहीं c, फिर से इसको एक बार और रिपीट कीजिए, तो a बराबर नहीं b बराबर नहीं c, ऐसा। अब देखिए, अब मैं आपको जानकारी के लिए क्या बताता हूं कि दुनिया का सबसे डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, दुनिया का सबसे खराब फिगर किसका होता है? ट्राइक्लिनिक का होता है। सबसे भद्दा फिगर होता है, क्योंकि ना तो इसमें कोई साइड बराबर होता है, ना ही कोई इसमें एंगल बराबर होता है, ना ही वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ट्राइक्लिनिक इज मोस्ट डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। तो एक बार पूछा गया था कि इन द 7 क्रिस्टल सिस्टम which one contains most distorted geometry। 7 क्रिस्टल के जो सिस्टम होते हैं तो सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ ज्यामिति, सबसे ज्यादा अटपटा टाइप का फिगर किसका होता है? तो ट्राइक्लिनिक का होता है, क्योंकि ट्राइक्लिनिक में ना तो कोई भुजा बराबर होता है और ना ही कोई, देखिएगा देखिए इसको आप ऐसे, ना तो कोई भुजा बराबर होता है, ना ही कोई एंगल बराबर होता है, और ना ही वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ट्राइक्लिनिक में देखिए, अल्फा बराबर नहीं बीटा बराबर नहीं गामा, अब बराबर नहीं 90 डिग्री, ये हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया। अब एक आपको बचा है मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक को आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या? तो अल्फा और गामा ये दोनों 90 डिग्री के बराबर होता है, और बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। अल्फा गामा 90 डिग्री के बराबर होता है और बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। अब देखिए, टोटल ब्रेवियस लैटिस में अगर बात कीजिएगा तो इसको ऐसे रखते हैं 3 2 4 2 और उसके बाद 1 1 1, गिनी तो देखिए तो 14 हो गया क्या? 3 2 4 2 1 1 1, तो देखिए 1 1 2 1 3 2 5 4 9 2 11 3 14, मतलब टोटल यहाँ पे बोला जाए तो टोटल यहाँ पे आ जाएगा 14, ऐसे आ जाएगा। टोटल ब्रेवियस लैटिस 14 आ गया। अब देखिए, क्यूब में कौन कौन होता है? 3 क्यूब को 3 ब्रेवियस लैटिस में बांटा गया है। तो वो कौन कौन सा ब्रेवियस लैटिस है? तो क्यूब का होता है SCC BCC FCC, 3 हो गया, SCC BCC FCC। अब टेट्रागोनल में कौन सा होता है? 2 ब्रेवियस लैटिस होता है, तो इसमें होता है SCC और BCC। अब ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में तो चारों है, जो 4 आप जानते हैं कौन कौन? तो 4 होता है आपका SCC BCC FCC ECC। अब मोनोक्लिनिक में 2, तो देखिएगा यहाँ पे जो 2 है वो SCC BCC है। तो एक बार SCC BCC आ गया, उसके बाद SCC तो रहेगा क्योंकि वो तो प्राइमरी कंडीशन है। तो अब रहता है SCC और साथ में ECC। अब देखिए, इन सब में 1 है, और आपको पता है कि यूनिट सेल होने के लिए तो उसको प्रिमिटिव कहने का मतलब सिंपल क्यूबिक तो रखना ही पड़ेगा। तो इसमें भी SCC होता है, इसमें भी SCC होता है, इसमें भी SCC होता है। थोड़ा ये रटने टाइप का चीज़ है, असुविधा आपको होगी मुझे पता है, इसका और कोई तरीके भी तो नहीं है, याद तो थोड़ा रखना ही पड़ेगा। कभी कभार इससे क्वेश्चन आ जाते हैं यूनिट सेल पहचानने के लिए कि इनमें से कौन सा ऑर्थोरोम्बिक है। तो ऑर्थोरोम्बिक में याद रखिएगा कि सारे भुजा बराबर नहीं होंगे और सारे एंगल बराबर होंगे। कितना डिग्री के? 90 डिग्री के। इसमें से कौन ट्राइक्लिनिक से मैच करता है? तो उसके साइड के कभी कभार क्या होता है कि डाटा दे देता है कि A बराबर 2 सेंटीमीटर, B बराबर 2 सेंटीमीटर, C बराबर 2 सेंटीमीटर, और मान लीजिए अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? सभी भुजा आपस में बराबर है और सारे एंगल आपस में बराबर है। तो किसका आकृति हो गया? मतलब इससे मिलता है, इसका मतलब वो क्यूब का यूनिट सेल हो गया, ऐसा दे देगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप इसको 1-2 बार जरूर ट्राई कीजिएगा। आप किस किस लाइन को निश्चित रूप से याद रखिएगा
तो इस 7 क्रिस्टल को याद रखिएगा। आप इसको नहीं याद रखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, इसको नहीं याद रखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पैटर्न को याद रखिएगा और इस पैटर्न को याद रखिएगा। बस 1 2 3 ये 3 लाइन जो है, वो 3 पैटर्न जो दिए हुए हैं, 3 कॉलम, उस तीनों कॉलम को आप ध्यान रखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अवश्य ही वीडियो को लाइक करें और लगातार सेवा जारी रखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य ही शेयर और सब्सक्राइब करें। और चैनल पे 11वीं और 12वीं के जो भी वीडियो हैं वो सारे दिए जा रहे हैं। इसके बाद कुछ कंपटीशन के भी वीडियोस दिए जाएंगे हाल ही में, उसमें आपको नीट के क्वेश्चंस बैंक, जेईई के क्वेश्चंस बैंक का डिस्कशन किया जाएगा, ताकि जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं वो भी कुछ कंपटीशन की बातों को रिवाइज करें। तो उम्मीद है आप पढ़ाई बिल्कुल ध्यान से कर रहे होंगे। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। थैंक यू।